Everyone, I hope you guys are doing great. So, here in this video, we are doing the literary theory questions which were asked in August 2024 evening shift exam. है ना इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे. We will try to understand them. We will try to their functioning, that how what these theories are, what these topics are, what these terms are, and how we can get ready for the अपकमिंग सेशन एग्जाम जो कि आपका दिसंबर में भी होने वाला है. तो जो भी आप उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हो, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर दीज फॉलोइंग थिंग्स. ठीक है, तो ताकि आपके पास एक परफेक्ट एक रोड मैप हो हाउ टू डू द प्रेपरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट one here. uh, the first question was where we had given some terms and we had to match them with the another list here. First one is the heteroglossia, and you must have read this in the Mikhail Bakhtin's work. ठीक है, Mikhail Bakhtin का जो work है, you must have read it there, which says the heteroglossia means the diversity of the language where we have the multiple voices. Not only one voice is given that importance, right? We are taking into consideration all the voices. Then the meaning of the text is being defined. ठीक है, किसी एक इंसान को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है कि एक ही वॉइस है, वही अथॉरिटेटिव वॉइस है, राइट? ही वाज ऑलवेज अगेंस्ट द अथॉरिटी एंड ही वाज इन द प्रिजन एज वेल. तो वो उनका उस तरीके से इंटेंशन हमेशा रहा है कि लिटरेचर के थ्रू उन्होंने हमेशा जो है ही ट्राई टू रिटॉर्ट बैक मिखिल भक्त. हेट्रोग्लॉसिया डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन एपिक्स. ठीक है, होमो, राइट, इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो सेम सेक्स रिलेशनशिप, homosociality, which are not necessarily sexual. ठीक है, सेम सेक्स रिलेशनशिप है बट दे आर नॉट necessarily sexual. It can be a friendship. ठीक है, you can be colleagues. तो उस तरीके से it doesn't have to be sexual only. एक homosociality भी होती है जहाँ पे सेम जेंडर के लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं, which is beyond sex. One of the example is the friendship. Matnavi was a new term here. Actually, it is a collection of the poem by Rumi. ठीक है, बहुत फेमस पोएट हैं. इंस्टाग्राम पे आपको काफी रील्स रूमी की पोइट्री पे देखने को मिल जाएगी. मोरोलॉजी, सो मोरॉन, मोरो. ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो है आपके लिए एक इंडिकेट कर रहा है. सो इट्स अ डेलिब्रेट फुलिशनेस, नॉनसेंस फॉर इफेक्ट. अगर आपको ये क्वेश्चन आया होता सो आई थिंक यू वुड हैव इजीली अटेम्प्टेड इट. तो हेट्रोग्लॉसिया, ये तो इजी था, ए का टू, एंड दिस इज ओनली गिवन इन अ वन ऑप्शन हियर, so you could have easily done it. आप इसका आंसर लिखना वैसे, ठीक है, क्योंकि उससे एक एंगेजमेंट आएगी. दिस इज व्हाट आई वांट. अदरवाइज ऐसे तो कोई मजा नहीं है फिर. ठीक है, मैं बोलता रहूंगा, आप फिर पैसिवली चीजों को लोगे, फिर याद रहेगा नहीं रहेगा. सो ट्राई टू राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, लिस्ट वन, लिस्ट टू. मैंने अपने बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया, थिंक आप मोस्टली जानते हो. ना नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैंने अपने बारे में बताया ही है. एक नई ऑडियंस हमेशा जुड़ती रहती है, दैट्स व्हाई आई सेड. पोली सिस्टम थ्योरी, पॉली सिस्टम थ्योरी, रेलेवेंस थ्योरी, स्कोपस थ्योरी, कोवर्ट ट्रांसलेशन, ये सारी की सारी थ्योरीज आपकी ट्रांसलेशन थ्योरीज हैं. ऑल ऑफ दीज आर द ट्रांसलेशन थ्योरीज. हियर आर द पीपल हु हैव डेवलप्ड दीज थ्योरीज. पॉली सिस्टम थ्योरी में क्या होता है, जब पॉली वर्ड इटसेल्फ, ठीक है, polyphony, also a concept of the Mikhail Bakhtin. So polysystem theory में भी it is a multi-featured in the multi-frame theory. We look at while translating some text, we look at the multiple angle. हम किसी एक ही एंगल से ट्रांसलेट नहीं करते, हम उसे मल्टीपल एंगल से देखते हैं. So this is a term, this theory is coined by the Itamar N.N. Zohar. ठीक है, सेकंड है हमारा रेलेवेंस थ्योरी. रेलेवेंस थ्योरी से whatever we utter, that provide us a information. Since whatever thing or whatever words, जो भी कुछ कहा गया, अगर वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, मीन्स वो रेलेवेंट है. इट इज वर्दी ऑफ इट इज वर्दी ऑफ द रिस्पॉन्स. इट इज वर्दी
of the address's effort to process it. ठीक है, आप जिसके साथ ये चीज शेयर कर रहे हो, इट इज वर्दी ऑफ हिज एफर्ट टू प्रोसेस इट। मतलब ऐसा नहीं है कि अनवर्दी है कि इस पे आप ध्यान ही ना दो। ठीक है, अगर कोई भी चीज है, कोई भी अटरेंस है, इफ इट कन्वेज द इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स इट इज रेलेवेंट इनफ। ठीक है, एंड द फर्स्ट वन प्रपोज्ड बाय द डैन स्पर्बर, एंड these are very unusual names here. Deirdre Wilson. Paul Grease is the actual one from where this theory was inspired. Then we have the third one here, which is the Scopus theory. Scopus theory में primarily we translate from a certain intent, कि आपका एक intent होता है, आपका एक purpose होता है कि आपको इसको किस angle से आपको translate करना है. You don't primarily pay attention to the language, कि language to language होगा, नहीं. आपका एक intent होता है कि मुझे इस intent से इसे translate करना है. ये message convey होना चाहिए the moment I will translate it, right? And published by the linguist Hans Joseph Vermeer. So hence Joseph Vermeer is related to the Scopus. So C is 2 and A is 3. हमारे लिए आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का निकल गया. Then we have the third theory which was mentioned here is the covert translation is a translation method that attempt to hide the translation's essence and spirit in the target language. जो मेन पर्पस या जो क्रक्स रहता है किसी भी वर्क का, आप उसे हाइड करते हो एंड यू ट्राई टू प्रोवाइड मे बी अ न्यू एंड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. ठीक है, बट इस मेथड में आप क्या कर रहे हो, आप हाइड कर रहे हो द ट्रांसलेशन एसेंस एंड स्पिरिट इन द टारगेट लैंग्वेज. दिस इज व्हाट इट मींस. तो ट्रांसलेशन स्टडीज आई वुड आस्क यू टू रीड. ठीक है, विकिपीडिया पेज आप इसका स्टडी कर लेना, ट्रांसलेशन स्टडीज का, और मैं ये कंटेंट में भी ऐड कर दूंगा. ये नई चीज़ आई है तो इट विल बी एडेड इन द कंटेंट, और आपके जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वहाँ मैं इस चीज़ को भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, ऑलराइट. So now let's move on to the next question here. Long revolution. Raymond Williams conducted a long range study of 350 canonical writers drawn from the Oxford Introduction to the English Literature from the period. So as per my study, uh, he has covered these work which fell within this second period here, 1764 to 1939. ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पे अब आपका शुरू हुआ था, वहां से लेकर इन्होंने चीजें कवर करने की कोशिश की है. नाउ हाउ कैन आई जस्टिफाई दिस? आई कैन जस्टिफाई दिस with the main purpose of this work, what he is trying to do here. The long revolution. Now, the revolution he means, the title is a revolution in culture, right? So now the how your culture is transformed. It it transforms alongside the democratic revolution and the industrial revolution. आपकी जो समाज में जो चीजें हो रही है ना, इफ अगर आपका टेस्ट चेंज हो रहा है, अगर आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, दैट इज हैपनिंग with this only na democratic revolution and the industrial revolution. Now today you see the phone, everyone, 17 years old kid, 16 years old kid, 15 years old kid, they know more than you. They have known like the multiple things which can be known through social media. They have known all of it. They are all the time, they are on these digital devices, very active on all the platforms, consuming lot of content. Don't you think that the culture is changing with this revolution in the technology? Obviously that is changing. So it means when there is a revolution in any particular industry in the society, that will eventually impact the culture, right? So this is what the long revolution is talking here. He's talking about the revolution and the change in the culture. So Williams discusses of how culture is to be defined and analyzed has been of considerable importance in the development of culture studies in the
एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। आपकी जो कल्चर स्टडीज है एज अ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन हम देखते हैं, ठीक है। हम कल्चर स्टडीज को सेपरेटली स्टडी करते हैं। कल्चर ये नहीं कि वट एवर यू आर रीडिंग द कल्चर इज अ पार्ट ऑफ इट। नो, वी डोंट टेक इट in that way. The culture studies has become a different subject, a different discipline. Okay, 1961 is an important work, so make sure you write it. So this is the information here about me. I am pursuing PhD, ठीक है, जो आप हर एक बच्चा करते हो JRF के बाद, ठीक है। द जर्नी इज वेरी 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 डिफिकल्ट गाइज, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके जहन में आती हैं द मोमेंट यू स्टार्ट परसुइंग PhD, ठीक है। My author is only 10th passed out and he has written a novel which has won a Sahitya Akademi Award. So you are more inclined towards reading and writing than doing the research. बहुत सारी बाधाएं, like the lot of hurdles you have to face. But वही होता है at the end. It all depends the kind of environment you get around, right? So that's what pretty much it is. बाकी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस स्टडी मटेरियल मैं आपको सभी को बोलूँगा कि आप ले लेना। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। और क्रोनोलॉजी का हमने अभी ये जो बुकलेट निकाला है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका नंबर है, मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट ऑन इट, गेट एनरोल्ड इनटू द क्लासेस, गेट स्टडी मटेरियल, स्टार्ट गिविंग योर मॉक्स, डू द प्रेपरेशन, इस एग्जाम को क्रैक करो, आगे निकलो। और मैं दूसरी आपको एक और चीज बोलूंगा कि इस एग्जाम के चलते ना आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डैमेज हो जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आप मेमोरी और रिकॉलिंग तक ही रह जाते हो, और हम सब्जेक्ट के साथ सुपरफिशियली इंगेज होते हैं, राइट। एंड दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है। तो इसलिए मेरा हमेशा होता है कि मैं थोड़ा सा आपके अंदर एक एक क्यूरियोसिटी इंस्टिल कर सकूं बाय टेलिंग यू, यू नो द एक्चुअल मीनिंग्स एंड व्हाट द एसेंस ऑफ दिस थ्योरी एंड हाउ डू दे फंक्शनिंग। तो मुझे फंक्शन जो है किसी भी कॉन्सेप्ट का, वो काफी अट्रैक्ट करता है रादर देन इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो डायलॉजिक इमेजिनेशन मिखेल बाख्तिन का एक वर्क है। सो व्हाट ही सेज इन द डायलॉजिक इमेजिनेशन, इन द डायलॉजिक इवन अ टर्म ऑफ हिम, where he has discussed that कि जो मीनिंग होता है आपके टेक्स्ट का, that is defined by the dialogue between the text and the author and the reader. Not one thing does not, it is a dialogue which provide us the which provide us the final meaning. It is not the author trying to say something. He is coming up with a certain intent, but its meaning entirely depends. The work will be interpreted the way he was able to convey it into the book. There is always a conversation going on between the author, text, and the reader. This is how we come out with a final meaning. Now, okay, so what he's saying here, he develops a theory of the polyphony. Polyphony is something we discuss, multiple voices, and this is always there in the Mikhail Bakhtin's work. So yes, this is true. Postulates that a language is imagery. Not sure for now until we go through all of these four options. Postulates that language evolves dynamically. Yes, it does. It does. So that's a true one. Argues that language gets affected by the culture that produces it, as it helps to shape that culture. Develops theory of imaginative language. So D is here, right? This is the most relevant one. Then we have the C, then we have the A. So A, C, D are the correct one here. Now I want you guys to tell me something below in the description box. This is a work I'm giving to you. What is dialogic? What is polyphony? ठीक है। Then third thing I would give you, what is the pteroglossia? ठीक है। One more term, carnival. These are the four terms I am giving you, and I want you to write their explanations. What do they mean? ठीक है। कमेंट सेक्शन में उनको लिखो, थोड़ा एफर्ट डालो। इंगेजमेंट बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आप एक स्टडी करना चाहते हो, बिकॉज इस सब्जेक्ट में अगर आप कुछ करना चाहते हो, यू वांट टू बी समथिंग इनटू दिस फील्ड, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इंटरेस्ट इज एवरीथिंग, ठीक है।
और आई फाइंड द लैंग्वेज एंड द लिटरेचर हैज अ मच मोर रेलेवेंस इन दिस एरा ऑफ एआई. ठीक है. इफ यू आर preparing for 6 months to 1 year, I mean put everything into it. मतलब शिद्दत से, मतलब समझ रहे हो, एक मोहब्बत से आप जो है प्रेपरेशन करो. समझ रहे हो? मतलब आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेके आना पड़ेगा. तभी चीजें आप आप सस्टेन तभी कर पाओगे. ठीक है. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यार इस फील्ड में करियर बनाना है तो तब तो आपको शिद्दत से ही काम करना पड़ेगा ना. लाइक यू हैव टू पुट 100% इन इट. डायलॉजिक इमेजिनेशन में इसके बारे में चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं. ठीक है. तो इट्स जस्ट द डिटेल अबाउट इट. मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसको रेफर करने की. बट या ये कहाँ से आया है, ये वर्क क्या है एक्चुअली. तो ये एक्चुअल वर्क नहीं है बाख्तिन का. दीज आर द टू पीपल हियर. वन इज द मिशेल हॉलक्विस्ट, अनदर वन इज द कैरल एमर्सन. तो एक्चुअल जो वर्क थे मिखेल बाख्तिन के, फ्रॉम आउट ऑफ दैट दे हैव टेकन some essays and they translated it from Russian to English and they produced this work. है ना. सो या दीज टू पीपल डिड दिस. ये चार ऐसे हैं प्राइमरीली इसमें. एपिक एंड नॉवल, from the prehistory of novelistic discourse, forms of time and of the chronotope in the novel, and discourse in the novel 1934. Then we come to the another topic here, social facts and the collective consciousness. मैं आपको ये खाली चीजें बोलूंगा. अगर किसी बच्चे ने इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा, आई विल सिंपली गोइंग टू कन्वे दिस विद यू. मैं इन दो चीजों के आपको मतलब बताऊंगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू कंक्लूड दैट हु आर दीज टू थियरिस्ट who have implied them. uh, Applied them. So social fact, this is a term, these both of these terms are given by the Emile Durkheim. He was a sociologist. है ना. सोशियोलॉजिस्ट, मेरे पास बीए में सोशियोलॉजी था, तो दुर्किम का नाम हमने वहां पे पढ़ा था. आई थिंक उतना मुझे याद नहीं रहा है अब. तो सोशल फैक्ट्स में ही सेज दैट द social facts are about the external feelings, thinking and right, जो हमारा नहीं है. समझ रहे हो? जो आपका इनहेरेंट एक फीलिंग होती है ना, आपका एक इनहेरेंट नेचर होता है. सोशल फैक्ट्स आर समथिंग which is external to you. The way you are supposed to behave, the way you're supposed to feel, the way you're supposed to think, फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स पर्सपेक्टिव. जो भी आपके सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज हैं, सोशल मॉरल्स हैं, वो आपके सोशल फैक्ट्स कुछ होते हैं. ठीक है. और आपको वो फॉलो करने होते हैं. एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट यू. दिस इज समथिंग, दीज आर सम ऑफ द रूल्स एंड प्रोटोकॉल दैट यू हैव टू फॉलो. द वे इंडिविजुअल्स हैव टू बिहेव इन अ सोसाइटी, वो आपके क्या है, सोशल फैक्ट्स हैं वो आपके. ठीक है. दे आर नॉट इनहेरेंट, दे आर एक्सटर्नल. दे आर एक्सटर्नल. सो सिमिलर वे सोश्योर ने क्या बोला है कि हमारा जो लैंग्वेज है उसका जो मीनिंग है वो कहाँ से आ रहा है, इंटरनली बिल्ड तो नहीं हो रहा, दैट इज कमिंग एक्सटर्नल. वो कन्वेंशनल है, आउटसाइड से आ रहा है. स्ट्रक्चरलिज्म क्या बोलता है कि हमारा जो मीनिंग फॉर्म होता है, हाउ डज इट गेट्स फ्रेम व्हेन द मल्टीपल कंपोनेंट्स कम टुगेदर, दे कम टुगेदर, दे क्रिएट अ कंप्लीट इमेज. ठीक है. अलग अलग चीजें इकट्ठे मिलके आती हैं. आई ऑलवेज गिव यू द एग्जांपल ऑफ द पर्सन के, इफ somebody asks you who are you always tell I am, this is my name, I'm from this area, this is my caste, this is my class, and this is the place I belong to. These are my mother and parents, and this is the school I went to study. तो वो सारी चीजें आप अपने बारे में बताते हो. ठीक है. जो एक्सटर्नल है, टू टेल पीपल दैट हु यू आर. ठीक है. सेम चीज सोशियर ने लैंग्वेज में करी है. ठीक है. फिर आती है दूसरी चीज, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मींस द सेम बिलीफ सिस्टम. हमारा मेरा और आपका एक बिलीफ सिस्टम है. हमारा शायद हमें हमारा फेथ कनेक्ट करता हो, ट्रस्ट कनेक्ट करता हो, द थिंग्स दैट वी बिलीव इन. यू माइट बिलीव इन के दैट आफ्टर क्वालिफाइंग नेट वी विल हैव अ बेटर करियर. ठीक है. तो एक ऐसा बिलीफ है जो हमें कनेक्ट कर रहा है. ठीक है. सिमिलरली नॉम चॉम्स्की का एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ग्रामर का, है यूनिवर्सल ग्रामर का इनका एक कॉन्सेप्ट है. इट्स बीन अ, यू नो
quite a time that I have forgot the practice of writing. Uh, Universal grammar ka. What does the universal grammar say? That the grammar is universal. Every language has a grammar and that is similar. Every language has a subject, it has a verb, it has the object. Underneath जो structure है grammar का, that is same. हम उस चीज को share कर रहे हैं, right? So this is where these two concept connects, right? So Noam Chomsky and Saussure, D and E, D and E, ठीक है. अब E है ये. The term social facts and collective consciousness in the context of language were used by. E is for sure, ठीक है. Emile Durkheim was not there. He was also not there, ठीक है. Saussure is the one. So now here we are getting connected with it is एक तो D है and B है. Bloomfield, he was also your linguist. He was also a linguist. So then I would go with this one. But by the way, this should have been the correct one because collective and consciousness उसके साथ connect हो रहा है universal grammar के साथ, and social fact are all the external to us. I think मैंने यहाँ पे ये चीज discuss भी करी है यार. In sociology, social facts are values, culture, norms, social structure that transcends the individual and can exercise social control. The French sociologist Emile Durkheim defined the term and argued that the discipline of sociology should be understood as the empirical study of social facts. Empirical study मतलब आप observe करते हो चीजों, ठीक है, स्टडी करते हो बाहर जाकर. For Durkheim, social facts consist of manners of acting, thinking, feeling external to the individual, which are invested with a coercive power by virtue of which they exercise control over him. ठीक है, उसके ऊपर उनकी कंट्रोल रहती है. तो फीलिंग एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, मैंने इस एस्पेक्ट से ये चीज को टच अपॉन किया. बट सिंस डी इज हेयर एंड ई के साथ ये मैच कहीं भी नहीं हो रहा है, सो देन आई विल गो विद द डी एंड बी. ठीक है. बी ब्लूमफील्ड के साथ इसका क्या कनेक्शन है, आई डिडंट स्टडी दैट, सॉरी फॉर दैट, बट आई स्टडी इट एंड देन आई शेयर शेयर विद यू, चाहे मैं कमेंट सेक्शन में ये चीज आपको डाल दूंगा. माय गॉड, 22 मिनट्स. ओके. ठीक है. Collective unconsciousness का Carl Jung is the one who have introduced the collective unconsciousness, and where he says that the primordial images are stored into that part of the brain, right? That come into that comes alive sometimes in a dream, right? These are some of the things that has not taken place in our life, but still we have those images. From where they are coming? They are coming from our ancestors, right? मतलब वो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं. So contains archetype of or universal primordial images and ideas. That's true. Contains stereotypes and individual experiences stored in the unconscious. Is used to describe the unconscious common to humanity as a whole that originated in the inherent structure of the brain. B is right one. C is right one. Contains stereotypes and individual experiences stored in consciousness. Stereotype and individual experience नहीं store करता. Is used to describe the unconscious common to humanity as a whole that originates in the inherited structure of the brain. ठीक है. तो ये D, C and E. This is the correct one. Then postmodern conditions announce the eclipse of all grand narratives. ये कोई authoritative narrative नहीं है, कोई authority नहीं है. There is not a one single truth. मतलब grand narrative आप समझते हो कि grand narrative की चीजें इसी तरह से होती हैं, वही grand narrative है आपका, तो पर वैसा है नहीं. There is a multiplicity. ठीक है. Things are open ended. That's what postmodernism say, कि कोई भी चीज वैसी नहीं है जैसे उसे एक तरीके से डिफाइन किया जाता है. It has a variety. रिलेटिविज्म का एरा है, ठीक है. एवरीवन हैज देयर ओन ट्रूथ. सो हीगीलियन स्पिरिट यार एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव आपका ये कॉन्सेप्ट है. स्पिरिट टॉक्स अबाउट द ट्रेडिशन, राइट?
tradition which is being uh, spirit. It talks about those uh, objects which exist in the form of idea only, मतलब वो concrete form में नहीं है, जैसे कि आपका tradition है, ठीक है, and that thing exist, ठीक है, tradition है and it's a thing, it's a invisible object, ठीक है, वो concrete नहीं है, बट वो हमें किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, हमारे माइंडसेट को, हमारे पर्सपेक्टिव को ट्रेडिशन इफेक्ट करता है, राइट। सो दिस इज समथिंग शेयर्ड बाय ऑल ऑफ अस, और ये ऐसी चीज है जो कि ओवर द टाइम क्या है, इवॉल्व होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है, एंड दैट्स व्हाट ही कॉल द स्पिरिट, ठीक है। तो जो चीजें इवॉल्व होती हैं वो आपके ग्रैंड नैरेटिव के अंडर तो नहीं आएंगी, ठीक है। बाकी फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 ये वर्क है ईगल का, तो जर्मन फिलोसफर ही वॉज। क्रिश्चियन रेडेम्पशन, तो ये कंजर्वेटिव एक चीज है, रिलीजन से जुड़ी हुई है, तो ये आपके ग्रैंड नैरेटिव के अंदर फॉल करती है। कैनेडियन इक्विलिब्रियम आपका एक इकोनॉमिक आपका एक कॉन्सेप्ट एंड मॉडल है। क्लासिकल सोशलिज्म ऑब्वियसली एक आपका वो एक कंजर्वेटिव एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप चीजों को एक ही एंगल से देखते हैं, राइट, that the betterment of the society lies in the ownership of means of production, that they should be owned by the public, है ना, community, और they should not be owned by any private company, और उनका privatization नहीं होना चाहिए, and there should be a classless society, and that you find as a way out, ठीक है। तो वो एक मतलब आप एक बहुत ही नैरो अप्रोच लेके चल रहे हो कि देयर इज ओनली वन वे, तो दो और चार, ये आपके कहीं ना कहीं एक जो है ना ग्रैंड नैरेटिव सेट करते हैं। बट यहाँ पे हमें एक ही लेना है, तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि क्लासिकल सोशलिज्म है, ठीक है। I will go with the classical socialism, and why will I go with the classical socialism? Because see, Lyotard has also given this theory of the libidinal economy, where he said that the economy is also driven by the pleasure, ठीक है, जरूरी नहीं है कि that economy is entirely driven by the demand, बोले कि if there is a demand for the things like which are needed to survive, उन चीजों को बनाने के लिए we have these means of production, but no, there is also an economy which is running on this uh, on this rule of on this rule of having more and more pleasure, ठीक है। तो उस प्लेजर के लिए भी बहुत सारी commodities को जो है प्रोड्यूस किया जाता है, तो फोर्थ वन इज द then will be correct one, ठीक है। Then we have the 109. The term postmodernism was used in 1917 by German philosopher Rudolf Penwitz to describe postmodernism. He necessarily came up with this theory. What he said about it, that postmodernism has, you know, is against the culture, the values, the tradition. Okay, it is against all of those values which were there, and he want postmodernism to be much more unified, want it not to be fragmented but very coherent, where thing he wants it to be more inclusive and holistic, open armed for all sort of perspective, rather than turning against the previous notions, the values, the beliefs, the morals। कुछ इस तरह से हो गया है पोस्ट मॉडर्निज्म जो हमारा एरा आया था after the World War One. So he talks about that European society which is ravaged by the war. So वेस्टर्न कल्चर के बारे में इन्होंने ये प्राइमरली कहा था ना। तो निहिलिज्म, निहिलिज्म भी आपका वही है जहाँ पे आप रिजेक्ट करते हो, ठीक है, अपने ट्रेडिशन को, बिलीव्स को, यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग। सो दिस इज द करेक्ट वन हियर।
देन वी हैव अनदर क्वेश्चन। लैंग आप जानते हो, वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो वर्क करता है, और दिस इज समथिंग विच इज सेम एवरीवेयर, सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट सोशली शेयर्ड लैंग्वेज। ठीक है, बिकॉज क्योंकि बाकी वर्ड्स डिफरेंस हो सकते हैं, आपकी स्पीच अलग हो सकती है, बट जो एक चीज जो सेम रहती है वो तो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। पैरोल, एंड दिस माइट अगेन नॉट बी द राइट डेफिनेशन फॉर द लैंग। ठीक है, क्योंकि बाकी जगह बाकी की चीजें मैच कर रही हैं। पैरोल मीन्स स्पीच, यू नो, the word that you utter, signifier is a word and the signified is the meaning conveyed। ठीक है, जो आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हो, सो यू कैन write the correct answer in the comment section below for this। Then we have another one, the same question repeated here. Now othering means what? Where we do not give person the importance and you consider them to be other, when you don't consider them to be a part of a common group, वो othering होता है। And this is what the colonizer did, you know, they thought of us inferior to them, they didn't allow us to be with them, right? So they always have done followed this practicing of othering, that we are inferior to them and we are not the part of that elite group that they are part of। गायत्री स्पीवक का ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म में क्या था, दैट द इंपीरियलिस्ट, द colonizers, what they did is that they were the places that they visit, they went there with their crop, their vegetation and their livestock। so then what happened, the place that they were living in, उनका जो वहां पे इकोलॉजी थी, that fell out of the balance, because नई चीजें वहां पे इंट्रोड्यूस हुई, उन्होंने अपने they went there with their livestock, their animals, their crops, they start growing on that field, so the environment can be compatible, it can be conducive for them। ठीक है, ताकि उनके लिए चीजें कन्वीनियंट हो सके, उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश की। मतलब वहां की जो प्रजातियां थी, वहां की जो स्पीशीज थी, उनको भी उन्होंने इम्पैक्ट करा, देयर वीड्स, देयर रैट्स, मतलब पैथोजेंस, उसके साथ वो वहां पे गए। अमेरिका में सबसे पहले ये चीज़ उन्होंने अप्लाई करी थी। एंड एम्पेरिकल रिलीजन के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है। Points out the contribution of the European biological species such as animal, plants, pathogens in the success of European colonists। Othering is a practice of the representing and defining the colonized natives as inferior to their European counterparts। The term was coined by the Gayatri Spivak and is used to discuss the discursive and other processes used by the colonizers to create and sustain the negative and the inferior views and assumptions about the colonizers natives। मतलब मार्जिनलाइज करना, एक तरह से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, colonial desire is a controversial and bracing study of the universal history of Englishness and culture। Robert Young is the one argues that the theories advanced today about post-colonialism and ethnicity are disturbingly close to the colonial discourse of the 19th century। ठीक है, जो पोस्ट colonial theories हैं आपकी, वो किसके क्लोज है, colonial discourse। Englishness, Young argues, has been less fixed and stable than uncertain। ठीक है, मतलब एक तरह से अनसर्टन इंग्लिशनेस। Pursued with difference and a desire for otherness। This is what the Englishness is। It always try to create a difference, मतलब it always try to separate itself from the other। मतलब खुद को वो एक एज अ प्रोमिनेंट फिगर और द सेंट्रल ऑफ द अटेंशन देखना चाहते हैं, दैट दे वांट टू बी द वन हु हैज अ होल्ड, है ना। So othering is the Gayatri Spivak, ecological is the Alfred W. Crossby, and colonial desire just right now we just read, third space आपको पता है, by the Homi के भाभा। Now we come to the last question, इसका आंसर आप ही दोगे। What said that language is a system of signs whose parts can and must be considered in their synchronic solidarity? Who said
that language is a system of signs whose part can and must be considered in their synchronic solidarity. ठीक है, easy है. ठीक है, सिस्टम ऑफ साइन किसने बोला था लैंग्वेज को कि लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ साइंस, इट्स नथिंग मोर देन दैट, आर्बिट्रेरी है. कंसीडर दिस सिंक्रोनिक किसने दिया था मॉडल? सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक. अब आपको हिंट भी दे दिया. So write down his answer, and for more you can just contact or here on these numbers to get access to the classes, study material and other informations. Thank you so much. We'll see you in the next class, in the next video. बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना.